आज कोकिला देवी के घर में खुशियों का माहौल था। उनके दोनों बेटे रवि और राहुल शादी करके अपनी पत्नियों के साथ घर लौटे थे। लेकिन ये खुशी तब हैरानी में बदल गई जब दोनों बहुओं को पता चला कि उनका ससुराल सिर्फ एक ही कमरे का है। आओ बहुओं, इस चौखट के अंदर तुम दोनों का स्वागत है। देखो, हमारे पास रहने को बस यही एक कमरा है। तुम दोनों को अपने पतियों के साथ इसी एक कमरे में अपनी गृहस्थी की शुरुआत करनी होगी। क्या सिर्फ एक ही कमरा? हाँ बेटी, हमारे पास यही एक छोटा सा ठिकाना है। तुम इसे हमारी गरीबी समझो या मजबूरी, लेकिन सच यही है कि अब हम सबको इसी एक छत के नीचे मिलजुल कर रहना है। मुझे पता है कि तुम बड़े सपनों के साथ यहाँ आई होगी, पर कभी कभी खुशियाँ कमरों की गिनती से नहीं बल्कि दिल की चौड़ाई से मापी जाती हैं। पर माँ जी, ये कैसे मुमकिन है? एक ही कमरे में दो जोड़े, हम अपनी प्राइवेसी और अपनी चीजें कहाँ रखेंगे? हाँ, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि शादी के बाद मुझे ऐसे हालात का सामना करना पड़ेगा। यहाँ तो सांस लेने की भी जगह नहीं दिख रही। जैसे ही कोकिला देवी कमरे का दरवाजा खोलती हैं, वो कमरा पूरी तरह खाली होता है। ये क्या माँ जी, आप इसे कमरा कह रही हैं? यहाँ तो न पंखा है, न बेड है और ना ही बैठने की कोई जगह। इतने छोटे और खाली कमरे में हम 4 लोग कैसे रहेंगे? ऊपर से ये भयंकर गर्मी, मेरा तो दम घुटने लगा है यहाँ। दीदी, आप परेशान मत होइए। कमरा छोटा है तो क्या हुआ, हम सब मिलजुल कर इसे सजा लेंगे। माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, हम जैसे तैसे यहाँ अपना गुजारा कर लेंगे। बस आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। कायरा बहू, तुम तो अमीर घर से आई हो, तुम्हारा बेड और सामान अभी आता ही होगा। लेकिन ज्योति, तुम्हारे मायके से तो कुछ भी नहीं आया है। तुम जमीन पर ही सोओगी क्या? माँ जी, सामान तो बस एक जरिया है, असली सुकून तो अपनों के साथ में होता है। मेरे माता पिता ने मुझे यही सिखाया है कि जो हमारे पास है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। अगर मेरे नसीब में जमीन पर सोना लिखा है तो मैं उसे भी खुशी खुशी स्वीकार कर लूंगी। बस आप सबका साथ बना रहे, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। नसीब की बातें करना बहुत आसान है ज्योति, लेकिन हकीकत का सामना करना उतना ही मुश्किल। कायरा को देखो, इसके आने से पहले ही इसके आलीशान गद्दे और कीमती सामान का ट्रक बाहर खड़ा है। कमरा भले ही एक है, लेकिन आधा कमरा तो इसकी चीजों से ही भर जाएगा। तुम अपनी फकीरी के साथ यहाँ कैसे तालमेल बिठाओगी, ये तो भगवान ही जाने। सही कह रही हैं आप माँ जी। ज्योति, तुम्हारी ये सादगी भरी बातें सुनने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में इनका कोई मोल नहीं है। अब तुम खुद ही सोचो, जब मेरा ब्रांडेड बेड और डिजाइनर फर्नीचर इस कमरे में लगेगा तो तुम अपनी पुरानी फटी चादर कहाँ बिछाओगी? मुझे तो डर है कि कहीं तुम्हारी इस हालत को देखकर मेरे मायके वाले मेरा मजाक ना उड़ाने लगे। तुम यहाँ बहू बनकर आई हो या इस घर की शोभा बिगाड़ने? बेचारी ज्योति को उनकी बातों का बड़ा बुरा लगता है, लेकिन वो उनसे कुछ कह नहीं पाती। खैर, कुछ ही घंटों में कायरा का कीमती बेड और टेबल फैन कमरे में लग जाता है, लेकिन ज्योति के पास कुछ नहीं होता। राहुल, जल्दी से ये फैन मेरी तरफ करो, मुझे बहुत पसीना आ रहा है। और ज्योति, देखो, मेरे बेड के पास बिल्कुल जगह नहीं है। तुम और रवि कहीं कोने में जमीन पर अपना बिस्तर लगा लो। और खबरदार, जो रात में मेरे पंखे की हवा चुराने की कोशिश की। ज्योति, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें वो आराम नहीं दे पा रहा जिसकी तुम हकदार हो। फर्श बहुत गर्म है, तुम्हें नीचे सोने में बहुत दिक्कत होगी। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? जहाँ आप हैं वही मेरा स्वर्ग है। आप बैठिए, मैं इस पुरानी किताब से आपको हवा कर देती हूँ। देखिएगा, मेहनत की ठंडी हवा इस बिजली के पंखे से कहीं ज्यादा सुकून देगी। ज्योति, तुम्हारी इन बातों ने मेरा दिल जीत लिया है। मुझे खुद पर शर्म आ रही है कि एक पति होने के नाते मैं तुम्हारे लिए एक पंखा तक नहीं जुटा पाया। तुम कितनी भोली हो। इस तपती गर्मी में भी तुम अपनी तकलीफ भूलकर मेरे सुकून के बारे में सोच रही हो। मैं वादा करता हूँ कि एक दिन मैं इतनी मेहनत करूंगा कि तुम्हें हर वो खुशी दे सकूं जिसकी तुम हकदार हो। आप बस मेरा साथ दीजिएगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये छोटे छोटे संघर्ष ही तो हमें एक दूसरे के और करीब लाते हैं। ओहो, यहाँ तो जैसे प्यार की गंगा बह रही है। ज्योति, ये फिल्मी बातें सिर्फ कहानियों में अच्छी लगती हैं। जब रात को पीठ में गर्मी की वजह से छाले पड़ेंगे और मच्छर काटेंगे, तब समझ आएगा। राहुल, देखो इन्हें, जैसे जता रहे हों कि हम ही सबसे बुरे हैं। रवि भाई साहब, अपनी पत्नी को थोड़ा समझाओ कि गरीबी का इतना दिखावा भी अच्छा नहीं होता। खैर,
रात भर ज्योति अपने पति रवि को किताब से हवा करती रहती है, जबकि कायरा और राहुल अपने पंखे की हवा में आराम से सोते हैं। अगले दिन सुबह की पहली किरण के साथ ज्योति उठ जाती है। जेठानी जी उठ जाइए, आज ससुराल में हमारा पहला दिन है। हमें रसोई की रस्म निभानी है और घर की साफ सफाई भी करनी है। धूप तेज होने से पहले सारे काम निपटा लेते हैं। ज्योति, मेरा सिर मत खाओ। मुझे सुबह सुबह उठने की आदत नहीं है, और वैसे भी इतनी गर्मी में किचन में जाकर आपके पास कौन खड़ा होगा? तुम गरीब घर से हो, तुम्हें काम करने की आदत है। जाओ, जाकर तुम ही सब संभाल लो। जेठानी जी, रस्म तो हम दोनों की है। अगर हम साथ मिलकर करेंगे तो माँ जी को भी अच्छा लगेगा। रसोई का काम तो प्यार और आशीर्वाद का काम होता है। आप बस मेरे साथ खड़ी रहिएगा, मैं सारा भारी काम खुद कर लूंगी। अपनी ज्ञान वाली बातें अपने पास ही रखो ज्योति। मेरे ये महंगे और नाजुक हाथ काले धुएं और तेल के बीच रहने के लिए नहीं बने हैं। वैसे भी इस छोटे से घुटन भरे घर में किचन नाम की तो कोई जगह ही नहीं है। बस एक कोने में चूल्हा रखा है, वहाँ खड़ी हुई तो मेरा मेकअप खराब हो जाएगा और पसीने से बुरा हाल होगा। तुम जाओ और जो भी रूखा सूखा बनाना है बना लो। मैं तो तभी उठूंगी जब नाश्ता तैयार हो जाएगा। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। इतना कहकर ज्योति वहां से चली जाती है। खैर, थोड़ी ही देर में कोकिला देवी जब रसोई में आती हैं तो देखती हैं कि ज्योति ने सारा काम खत्म कर लिया है। ज्योति बहू, तुम अकेले ही सारा पसीना बहा रही हो। कायरा कहाँ है? क्या वो आज मदद के लिए नहीं आएगी? तुम थक गई होगी, थोड़ा आराम कर लो। कोई बात नहीं माँ जी, जेठानी जी को गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए मैंने सोचा मैं ही सब कर लूं। मुझे काम करने से थकान नहीं बल्कि खुशी मिलती है कि मैं परिवार के काम आ रही हूँ। तुम कितनी सीधी हो ज्योति। वो तो कमरे में आराम से सो रही है और यहाँ तुम आग के सामने जल रही हो। पर याद रखना, सिर्फ काम करने से जगह नहीं बनती। ससुराल में रुतबा तो सामान और रईसी से ही आता है। खैर, तुमने बनाया क्या है? कहीं अपनी गरीबी की तरह सादा खाना तो नहीं परोस दोगी? माँ जी, मैंने सादा ही सही पर बड़े प्यार से आलू की सब्जी और गर्मा गर्म पुड़िया बनाई हैं। स्वाद तो नियत में होता है माँ जी, और मेरी नियत बस यही है कि जो भी ये खाना खाए उसे तृप्ति मिले। आप बस एक निवाला चक्कर देखिए, आपको इसमें मेरी मेहनत की मिठास जरूर महसूस होगी। छी, सुबह सुबह इतना तेल और मसाले वाला खाना। ज्योति, तुम्हें क्या लगता है हम ये सब खा पाएंगे? मेरे घर में तो सुबह ताजे फल और जूस लिया जाता है। तुम अपनी ये पूड़ियाँ अपने पति को ही खिलाओ, मेरे लिए तो कुछ हल्का बनाना पड़ेगा। बेचारी ज्योति के साथ रोज ही बुरा बर्ताव होने लगा और वो चुपचाप अपनी सास और जेठानी की जली कटी बातें सहकर रहती थी। खैर, एक दोपहर की चिलचिलाती धूप में ज्योति बाजार से सब्जियां लेकर लौट रही होती है। तभी उसे एक लॉटरी का स्टॉल दिखता है। घर की हालत बहुत खराब है। रवि जी भी बहुत परेशान रहते हैं। क्या पता मेरी किस्मत साथ दे जाए। माँ जी ने सब्जी लाने के लिए कुछ पैसे दिए थे, उनमें से कुछ बचाकर मैं ये टिकट ले लेती हूँ। लॉटरी की टिकट लेकर ज्योति घर की ओर चली जाती है। घर पहुंचते ही भूख और गर्मी की वजह से ज्योति चक्कर खाकर गिर पड़ती है। रवि उसे उठाकर बिस्तर पर लिटाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस गरीब को मेरे बेड पर लिटाने की? जल्दी से इसे यहाँ से हटाओ, मेरा बेड गंदा मत करो। बड़ी आई पंखे की ठंडी हवा खाने वाली। भाभी, इंसानियत भी कोई चीज होती है? ज्योति आपकी छोटी बहन जैसी है और इस वक्त उसकी तबीयत खराब है। वो सुबह से रसोई की आग में जल रही थी ताकि आप सबको वक्त पर खाना मिल सके। क्या आपको जरा भी एहसास नहीं है कि उसने ये सब हमारे परिवार के लिए किया है? बस थोड़ी देर की बात है, जैसे ही उसे होश आएगा मैं उसे नीचे ले जाऊंगा। जुबान मत लड़ाओ रवि, ये बेड मेरे पिता ने मुझे दिया है। इस पर बैठने का हक सिर्फ मेरा और राहुल का है। अगर तुम्हारी पत्नी कमजोर है तो उसे डॉक्टर के पास ले जाओ या फर्श पर लेटाओ। मेरे इस कीमती गद्दे पर इसकी पसीने वाली सारी लग रही है, मुझे घिन आ रही है। रवि जी, मुझे नीचे उतार दीजिए। जेठानी जी सही कह रही हैं, मैं ठीक हूँ। मुझे बस थोड़ा अंधेरा सा छा गया था। आप फिक्र मत कीजिए, मैं जमीन पर ही बैठ जाती हूँ। नहीं ज्योति, तुम वहीं लेटोगी। माना ये बेड कायरा का है, लेकिन इंसानियत भी कोई चीज होती है। कायरा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हें दिख नहीं रहा ज्योति की तबीयत खराब है और तुम उसे थोड़ी देर पंखे की हवा में भी नहीं रहने दे रही। मुझे माफ कर देना ज्योति बहू, मैंने भी तुम्हें बहुत कुछ बुरा भला कह दिया। माँ जी, आप मुझसे माफी मत मांगिए। आप तो मेरी माँ जैसी हैं। आपका हक है मुझे डांटने का और समझाने का।
जेठानी जी का गुस्सा भी गलत नहीं है, उन्होंने सच ही तो कहा कि ये बेड उनकी अमानत है। बस करो ज्योति, अब और बोलकर मुझे शर्मिंदा मत करो। माँ जी ने सही कहा, मुझे इंसानियत भूलकर अपने सामान का घमंड नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी हालत देखकर भी मैं सिर्फ अपने बिस्तर के बारे में सोच रही थी। मुझे माफ कर दो, आज से ये बेड सिर्फ मेरा नहीं है। ज्योति, जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं होती तुम यहीं आराम करोगी, और ये पंखा भी अब तुम्हारी तरफ ही रहेगा। रवि भाई साहब, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने बहुत गलत व्यवहार किया। भाभी, आपने अपनी गलती मान ली, हमारे लिए यही बहुत है। तभी घर के बाहर एक आदमी आता है और ज्योति का नाम पुकारता है। क्या यहाँ ज्योति रहती है? मुबारक हो, आपने शहर के सबसे बड़े कॉम्प्लेक्स में एक आलीशान फ्लैट जीता है। इस फ्लैट में 5 बड़े कमरे और हर कमरे में एसी लगा हुआ है। ये आपकी लॉटरी का इनाम है। पूरा परिवार खुशी से झूम उठता है और ज्योति की ईमानदारी और सब्र का फल उसे मिल जाता है।